बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद शहरियार। मैं हूं शहरियार इम्तियाज़ नारिजो। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने इसका जो पार्ट 1 था वो हमने क्लियर कर दिया था। इस वीडियो में हम इसका जो सेकंड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है इस ऑर्डर का वो हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। देखें, सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल कहता है कि इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स। इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स का मकसद क्या होता है और इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स जो है वो होते क्या हैं, कब पास होते हैं, उनके पास होने का मकसद क्या होता है, क्या हम उन पे अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आज हम इसको इंटरप्रेट करेंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कुछ डेफिनेशंस भी निकाली हैं इसके हवाले से ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको पता चल सके और इसकी इंटरप्रिटेशन पता चल सके कि इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स का मकसद होता क्या है। देखिए, इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स जो है वो कोर्ट पास करती है। अब ये है कि कब पास करती है, तो वो कोर्ट पास करती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। जब सूट चल रहा होता है उसके बीच में ही कोर्ट पास करती है। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब कोर्ट उनको देख के उस हिसाब से फिर वो ऑर्डर पास करती है। दूसरा ये कि इस ऑर्डर में कोर्ट पार्टीज़ के, किसी भी पार्टीज़ के ना तो राइट्स ना तो लाइबिलिटीज़ उनको डिटरमाइन करती है। दूसरा ये, इनके ऑर्डर पास करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो प्रोसेस है कोर्ट का और जो प्रोसेस है पूरे इस प्रोसीडिंग का उसको रेगुलेट किया जाए, यानी डिले ना हो। और दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज़ के जो इंटरेस्ट हैं उनका सेफगार्ड हो सके एंड प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस जो है उसका जो अब्यूज़ हो रहा है कि उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट ये इंश्योर करवाती है ये ऑर्डर पास करके कि पार्टीज़ के साथ जो है वो जस्टिस हो सके, पार्टीज़ के साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए ये कोर्ट जो है ऑर्डर पास करती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अब मैंने सीपीसी के हवाले से भी उसको कंक्लूड करके कुछ डेफिनेशन मैंने एक बनाई है, मैं आपको वो बता देता हूँ। वो मैंने लिखी है कि अकॉर्डिंग टू सीपीसी इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्डर्स। एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्डर्स हैं, यानी कि एक ऑर्डर नहीं होता। अब वो वाइड रेंज ऑफ ऑर्डर्स में आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कौन कौन से वो होते हैं। देखें, वाइड ऑर्डर्स फॉर टेम्पररी इंजंक्शन से जो है वो ग्रांट करने के लिए ये ऑर्डर पास किया जाता है, इंटरलोकेटिव ऑर्डर। दूसरा कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, किसी प्रॉपर्टी पे दो पार्टीज़ के झगड़े चल रहे हैं और वो आपस में उनकी नहीं बन रही, तो कोर्ट क्या करती है, बीच में ही इसके सूट के या फिर सूट के आखिर में भी कर सकती है आफ्टर जजमेंट आने के बाद। लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट में आपसे बात कर रहा हूँ कि कोर्ट रिसीवर भी अपॉइंट करती है, रिसीवर अपॉइंट करेगी। दूसरा कि डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी के लिए, और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस को प्रोड्यूस करवाने के लिए जब भी जो है ये ऑर्डर पास किए जाते हैं, एंड द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए। और इसमें यह है कि दीज ऑर्डर्स आर यूजुअली पास्ड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द केस, यानी इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं जब ही इनको जो है पास करती हैं कोर्ट। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, अब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ 2-3 लाइनों में, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द केस। कि ये पास करने के बाद जो आउटकम निकलेगा उस केस का, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसका मकसद यही होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो गया कि इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स हम कहते किसको हैं और उनका मकसद क्या होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो क्या आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक पे आते हैं कि इंटरलोकेटिव ऑर्डर्स के बारे में जो ये रूल्स हैं वो कहते क्या हैं मज़ीद। देखें, इसका जो रूल 6 है वो कहता है कि पावर टू ऑर्डर इंटीरियम सेल, कि कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर पास कर सकती है कि इंटीरियम सेल करवा सके। किस चीज़ की सेल करवा सकते हैं वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, ये चीज़ें नोट करिएगा क्योंकि ये चीज़ जो है उसमें
हो सकता है कि लॉग एंड में आपको ये चीज़ आ जाए कि क्योंकि वो ऐसे करते हैं कि बीच में से कोई वर्ड जो है वो निकाल देते हैं और उसको जो है ब्लैंक कर देते हैं, तो ये चीज़ें समझिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लॉग एट के बारे में, कि जब हमने दी थी लॉग एट, जब मैंने एक चीज़ समझी थी उसमें, और एक जो है पॉइंट मैंने पढ़ा था कि जब आप देखेंगे कोई भी ऐसा सेक्शन होता है, या फिर आप जब प्रोफेशनल एथिक्स में हम पढ़ते हैं, तो प्रोफेशनल एथिक्स में शल बी, मे बी और शल और मे का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। तो इस चीज़ को जब मैंने देखा और इस चीज़ को जब मैंने फोकस किया, तो वहाँ पर इसको मैंने ठीक से समझा कि जहाँ पर भी शल इस्तेमाल हुआ है, शल का मकसद ये होता है कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन सो एंड सो, ठीक है। और जहाँ पर मे इस्तेमाल किया गया है, तो मे का मकसद ये होता है इट इज़ ऑब्लिगेटरी, कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। लेकिन जहाँ पे शल इस्तेमाल हुआ है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि वहाँ पर वो चीज़ मैंडेटरी है, यानी समवन इज़ बाउंड टू डू अ सर्टेन थिंग, ये चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद हम इस पे आते हैं अपने टॉपिक पे। द कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकती है? मे, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे कोई भी पार्टी दे सकती है उस सूट में। ऑर्डर द सेल, ठीक है, सेल करने के लिए, क्या चीज़ सेल करने के लिए? बाय पर्सन नेम्ड इन ऑर्डर एंड इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स इट थिंक्स फिट ऑफ। अच्छा, कोर्ट को एप्लीकेशन क्यों देती है कोई पार्टी? पार्टी इसलिए देती है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ख़राब हो रही होती है। फॉर सपोज़ मूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम जो है वो किसी वेजिटेबल्स की बात कर लें कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो वेजिटेबल्स हैं और वो ख़राब हो जाएंगी जल्दी, तो काइंडली इसको जो है इंटीरियम ऑर्डर पास करके इसको जो है सेल आउट कर दें। कोर्ट ऐसे भी करती है, सेल आउट कर देती है, और उसके जो पैसे हैं वो कोर्ट अपने ही पास रखती है, ताकि बाद में जब सूट का जो डिसीजन आ जाए और पता चल जाए कि हु इज़ एंटाइटल्ड फॉर द अवार्ड फॉर दिस कंपनसेशन, तो उसी को ही कोर्ट जो है वो पैसे दे देगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको कि ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग द सब्जेक्ट मैटर, जो कि सब्जेक्ट मैटर है, of such suit or attached before judgment in such suit which is subject to speedy and natural decay, जिसका मकसद मतलब पर्पस यही होगा कि वो उसका जो है नेचुरल डिके हो जाएगा, और which for any other just and sufficient cause it may be desirable to have sold at once, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको अगर हमने सेल नहीं किया वक्त पर तो वो ख़राब हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा ना किसी पार्टी को होगा, ना प्लेंटिफ को होगा, ना डिफेंडेंट को होगा। तो कोर्ट को एप्लीकेशन देगी, कोई भी पार्टी, चाहे डिफेंडेंट दे चाहे प्लेंटिफ दे, कि ये जो है ऑर्डर आप पास कर लें और इसको जो है सेल आउट कर दें ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो कोर्ट के पास ये पावर्स हैं। अब आते हैं 7 में। रूल 7 क्या कहता है? डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। इसका जो सब रूल 1 है वो कहता है कि द कोर्ट में, ये देखिए यहाँ पर भी में इस्तेमाल हुआ है, तो द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे, टू द सूट एंड ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट, जैसा ही कोर्ट को ठीक लगेगा वैसे करेगी, थिंक्स फिट। अब इसका क्लॉज ए है, क्लॉज ए क्या कहता है? मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि भाई जो है आप जो है कोई भी ऐसे गुड्स हैं या फिर कोई भी ऐसी वहाँ पर चीज़ है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको डिटेन करें, उसको प्रिजर्व कर लें, या उसको जो है आप उसको इंस्पेक्शन आप उसकी करें, तो वहाँ पर जो है ये ऑर्डर कोर्ट जो है वो पास कर देगी उस सब्जेक्ट मैटर पे। और एज टू विच एनी क्वेश्चंस में अराइज देयर एंड, जिस पर जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट मैटर पे अराइज हो रहे हैं उनको देख के जो है कोर्ट फिर उस हिसाब से ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है, अब इसका जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी कहता है कि फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस अफोरसेड अथॉरिटीज ऑफ अथोराइज ऑफ एनी पर्सन टू इंटर अपॉन और into any land or building in the possession of any other party to such suit, यानी कि किसी की भी प्रॉपर्टी है, चाहे उसमें डिफेंडेंट बैठा है, प्लेंटिफ बैठा है, कोई भी बैठा है, तो कोर्ट एक जो है वो एक शख्स जो है वो उसको अथोराइज़ करेगी, उसको अपॉइंट करेगी कि आप जाओ वहाँ पर इंस्पेक्शन करो और आप जो है उस जो लैंड है उस लैंड में आप इंटर हो जाओ
और वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है एक रिपोर्ट बना के मुझे दे दो। तो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, किसी भी ऐसे शख्स को अथोराइज़ कर सकती है। इसका जो क्लॉज सी है, क्लॉज सी कहता है कि फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज ऑफ फोरसेड अथोराइज एनी सैंपल बी टेकन, के उस लैंड में आप जाओ और वहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसका सैंपल जो है आप लेकर आओ, और एनी ऑब्जर्वेशन या फिर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है उसकी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट जो है मेरे पास आके जमा करवाओ। टू बी मेड और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड, या फिर उस पर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होना है जिससे कुछ मालूम हो, तो उस पर भी एक शख्स जो है उस पर अथोराइज कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है कि आप उस लैंड में जाओ और उस चीज़ को देखो, उसको ऑब्ज़र्व करो, और उस पर कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करो। तो ये किसी भी शख्स को जो है वो अपॉइंट कर सकती है कोर्ट। विच में सीम्स नेसेसरी टू एक्सपीडियंट फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन और एविडेंस। किस लिए ये सब करेगी कोर्ट? के वहाँ से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है और या फिर कोई ऐसे एविडेंस हमें मिल सकते हैं, तो उस शख्स को जब अपॉइंट करेगी वो पूरी एक रिपोर्ट बना के वो कोर्ट में जमा कराएगा। चाहे उस पर एक्सपेरिमेंट होना है, चाहे उसको ऑब्जर्वेशन देनी है, या फिर उस लैंड में अंदर जाके किसी की भी पोजीशन में हो उस लैंड में अंदर जाके वहाँ पर जो है उसकी पूरी रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा करवाएगा। इन 3 क्लॉजेज में ये कहता है। जबकि इसका जो सब रूल 2 है वो कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, अब प्रोसेस जो होगा उस एग्जीक्यूशन का शल अप्लाई, वो अप्लाई होगा म्यूटेंडिस एंड म्यूटेंडिस टू पर्सन अथोराइज्ड टू एंटर, जिस शख्स को कोर्ट ने अथोराइज किया था कि वो एंटर हो जाए उस प्रॉपर्टी में, उस पर जो है वो सारे प्रोविजंस जो है ये अगर अप्लाई होने होंगे तो वो अप्लाई हो सकते हैं। अब आते हैं हम इसका जो रूल 8 है। रूल 8 क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर्स टू बी आफ्टर नोटिस। अब एप्लीकेशन जो दी गई है उस पर कोर्ट ऐसी ऑर्डर नहीं करेगी। सबसे पहले जो है वो चाहे डिफेंडेंट हो चाहे प्लेंटिफ हो, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जो है अदर साइड को नोटिस करेगा। इसका जो सब रूल 1 है वो कहता है कि एन एप्लीकेशन बाय प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन देता है फॉर एन ऑर्डर कि आप ऑर्डर पास करें, किस पर? अंडर रूल 6 एंड 7, जो कि मे बी मेड आफ्टर नोटिस, नोटिस होने के बाद इसको जो है वो किया जा सकता है। टू द डिफेंडेंट एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद किसी भी वक्त जो है अगर कोर्ट एप्लीकेशन देती है तो उस पर जो है सबसे पहले जो है प्लेंटिफ क्या करेगा, डिफेंडेंट को नोटिस भेजेगा। उसके अलावा इसका जो सब जो है रूल 2 है 8 का, वो कहता है कि एन एप्लीकेशन बाय डिफेंडेंट, ये भी सेम है। अगर डिफेंडेंट कोई एप्लीकेशन देता है तो प्लेंटिफ को सबसे पहले जो है नोटिस करेगा, उसके बाद ही जो है उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर होना होगा, तो उसके बाद ही ऑर्डर हो सकता है। अब हम आते हैं 9 पे। इसका 9 क्या कहता है? व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमीडिएट पोजीशन ऑफ लैंड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अब ऐसी कोई लैंड है जहाँ पर कोई रेवेन्यू का जो है वो कोई इशू है या फिर रेंट का कोई इशू है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, उसमें इसको हम इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ेंगे। वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जब कोई भी ऐसी ज़मीन है जो रेवेन्यू पे करती है गवर्नमेंट को, और टेन्योर लायबल टू सेल इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इफ़ द पार्टी इन पोजीशन ऑफ सच लैंड, अगर किसी भी पार्टी के पास वो लैंड जो है पोजीशन में है और टेन्योर निगलेक्ट्स टू पे द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज पे नहीं करती वो पार्टी, अगर यानी ऐसी कोई लैंड ऐसा कोई मैटर आता है, जब कोर्ट क्या करेगी, और रेंट ड्यू टू द प्रोप्राइटर ऑफ द टेन्योर, जिस पर ये ड्यू है कि उसको ये रेंट देना है, और जो सेस होता है वो सेस उसको देना है, यानी कि जो टैक्स होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट का, ऐसी कोई अगर एग्रीकल्चर ज़मीन है तो वो अगर नहीं दे रहा, उसमें फेल हो रहा है और वो उसको निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी उस पर, उसके बारे में हम इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे। उसके बारे में बता रहे हैं, ए इज़ द केस में भी एंड सच लैंड और टेन्योर इज कंसेक्यूटिवली ऑर्डर्ड टू बी सोल्ड, और उसको सेल करने का ऑर्डर अगर पास हो जाता है, और अदर पार्टी टू द सूट क्लेमिंग टू हैव एन इंटरेस्ट इन सच लैंड, या तो किसी पार्टी का जो है वो उसमें इंटरेस्ट है और पार्टी क्या करती है, एप्लीकेशन आके देती है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है और आप ये जो है मुझे दे दें, मैं इसका जो रेवेन्यू है पे करूँगा, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है कोई भी शख्स आके। और टेन्योर में अपॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू और रेंट ड्यू प्रीवियसली टू द सेल
and with or without security at the discretion of the court be put in immediate possession of the land or tenure। यानी कि कोई भी शख्स अगर आता है, कोई थर्ड पर्सन आता है, वो कहता है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन आप मुझे दे दें, इसका जो रेंट है वो मैं पे करूँगा और जो रेवेन्यू इसका बनता है वो मैं पे करूँगा, इसको मैं संभालूंगा। तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप जो है इसका जो प्रीवियस जो रेवेन्यू बनता था वो आप दे दें। उसके हवाले से कोर्ट उससे शख्स से जो है वो क्या कर सकती है, श्योरिटी भी ले सकती है और श्योरिटी नहीं भी ले सकती। उसके बाद ही उसको जो है वो उस ज़मीन की पोजीशन दी जा सकती है। ये लेकिन डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर्स पे। 100% इख्तियारात हैं कोर्ट के कि कोर्ट किस तरह का जो है वो ऑर्डर पास करती है। एंड द कोर्ट इन इट्स डिक्री, और कोर्ट क्या करेगी जब वो डिक्री पास करेगी, में अवार्ड अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टर के अगेंस्ट द अमाउंट सो पेड, के अमाउंट पे किया जाए विथ इंटरेस्ट के साथ, देयर ऑन एट सच रेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जैसे कोर्ट को ठीक लगता है और उस वक्त जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा उसको विथ इंटरेस्ट। और मे चार्ज द अमाउंट सो पेड विथ इंटरेस्ट देयर ऑन एट सच रेट एज द कोर्ट ऑर्डर, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेगी उसको कंप्लायंस करनी पड़ेगी उस शख्स को जो है जिसके खिलाफ जो है वो डिग्री पास होती है। ओके, विथ इंटरेस्ट इन एनी एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स विच मे बी डायरेक्टेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट, जैसे ही कोर्ट जिस तरह का जो कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी उसके हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब इसका जो लास्ट है ऑर्डर 39 का जो रूल 10 है वो ये कहता है कि डिपॉजिट ऑफ मनी, अब मनी डिपॉजिट करनी है एक्सेट्रा इन कोर्ट में, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज़ मनी, जहाँ पर भी कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे पैसों का मामला होगा, और सम अदर थिंग कैपेबल ऑफ डिलीवरी, कोई भी या तो ऐसा गुड्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि कैपेबल है उसकी डिलीवरी हो सके, एंड एनी पार्टी देयर टू एडमिट्स, कोई भी पार्टी अगर उस चीज़ को एडमिट करती है दैट ही होल्ड्स सच मनी, कि मेरे पास वो चीज़ है या मेरे पास वो पैसे हैं, तो क्या होगा एज ए ट्रस्टी, या तो कोर्ट ये कहेगी कि आप जो है ये उस ट्रस्टी को दे दें, या फिर कोर्ट कहेगी कि आप ये जो है कोर्ट में ही इस जो है मनी को जो है जमा करवाएं, उन पैसों को जमा करवाएं, और दैट इट बिलोंग्स, या जिससे बिलोंग करते हैं उसके पास, यानी कि जो ट्रस्टी होगा वो ही उसके पास ही जो है ये जो है या तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उसके पास आप जो है इसको डिपॉजिट करवाएं। और इज़ ड्यू एन अदर पार्टी, द court may order the same to be deposited in court and deliver to such last named party with or without security। जैसे ही अब ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट जिस तरह से भी कोई भी ऑर्डर पास करेगी उस हिसाब से जो है उस पार्टी को कंप्लायंस करनी पड़ेगी, वेदर चाहे वो कोर्ट कहती है कि आप उस कोई ट्रस्टी अपॉइंट करती है और उस ट्रस्टी को बोलती है कि आप इसको पैसे डिपॉजिट करवाएं, या फिर कोर्ट कह सकती है कि आप ये पैसे जो हैं वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाएं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट के 100% इख्तियारात है कि कोर्ट किस तरह से ऑर्डर करती है। तो ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स थे, इसके बारे में आज हमने समझा, यहाँ पर इसको हम ख़त्म करेंगे और ये आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है आई थिंक 41 है, इसका जो नेक्स्ट हमारा जो आउटलाइन के हिसाब से है लॉ गेट की, तो उसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फीडबैक के लिए काइंडली आप मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ रहा है मेरी वीडियोस। अगर नहीं आ रही तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।